हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी आज इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अर्थात जीव जगत का वर्गीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी जानते हैं वर्गीकरण वर्गीकरण का आधार कैरोलस लिनियस ने रखा तथा इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण को अपनाया। इन्होंने बताया कि संसार में उपलब्ध सभी जीवों, वो कोई भी हो, उन्हें हम केवल जंतु या पादप जगत के अंतर्गत स्थापित कर सकते हैं तथा इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस एवं अन्य विषयों की भी चर्चा हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण की संक्षिप्त रूपरेखा। हैकल ने यहाँ पर एक जो ये 1807 आ गया है, ये गलती से, जिसे आप सही करके 1868 कर लेंगे। सो जब हैकल ने 1868 में एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय स्वतंत्र जीवनयापी प्रोटोजोआ कोशिकाओं के जगत प्रोटिस्टा में रखा, तत्पश्चात केंद्रक विहीन अर्थात पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं तो बैक्टीरिया एवं नीले हरे शैवाल के लिए जगत मोनेरा का गठन किया। तब 20वीं शताब्दी में प्रोटिस्टा के लिए इन्होंने दो जगत के पश्चात तीन जगत प्रणाली का विकास हुआ। तीन जगत प्रणाली के पश्चात चार जगत प्रणाली का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत जगत फंजाई का निर्माण किया गया तथा आर.एच. व्हिटेकर ने 1961 में पांच जगत प्रणाली का प्रावधान बनाया, जिसे स्टोरर एवं यूनिसिंग ने 1983 में अपनी पुस्तक में भी प्रकाशित किया। यदि हम विभिन्न प्रणालियों की संक्षिप्त रूपरेखा के विषय में चर्चा करें तो सबसे पहले द्विजगत मतलब पादप और जंतु कोशिकाएं, तीन जगत प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा पादप एवं जंतु जगत, चार जगत के अंतर्गत मोनेरा प्रोटिस्टा पादप एवं जंतु जगत, पांच जगत मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई पादप एवं जंतु जगत आए। नेक्स्ट, व्हिटेकर के पांच जगत प्रणाली का आधार या प्रमुखताएं। पांच जगत वर्गीकरण की रूपरेखा आर.एच. व्हिटेकर ने प्रस्तुत की, जिसके तत्कालीन वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति के द्वारा मान्यता प्राप्त की एवं इसके आधार बताए, जैसे कोशिकीय संरचना का संगठन एवं जटिलता, पोषण के विभिन्न विधियां एवं शारीरिक संरचना आदि चीजें बताई। इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत यह व्हिटेकर की पांच जगत प्रणाली का चित्रीय निरूपण किया गया है। इसको आप कॉपी में ड्रा भी कर लेंगे, जिसमें सबसे पहले मोनेरा के विषय में बताया गया है कि यह प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर एब्जॉर्ब ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकता है और इनके अंतर्गत से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। फिर प्रोटिस्टा के बारे में इन्होंने बताया कि यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, ये इनडाइजेस्ट भी करते हैं, इनके अंतर्गत कुछ फोटोसिंथेसिस के भी लक्षण रखते हैं तथा इनके अंतर्गत सेक्सुअल व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके नेक्स्ट, यदि हम किंगडम फंजाई की बात करें तो यह यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एब्जॉर्ब नॉन मोटाइल और सेक्सुअल होता है, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं, इंजेस्ट होते हैं, मोटाइल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले होते हैं, तथा प्लांटी यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले होते हैं। नेक्स्ट, व्हिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण के कुछ प्रमुख लक्षण आ गए, अर्थात मेन फीचर्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर ने अपने पांच जगत प्रणाली को निम्न लक्षणों के आधार पर प्रस्तुत किया था, जैसे कोशिकीय संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण विधियां, जातिवृत्तीय संबंध। इसके अंतर्गत इस एक तालिका आई है, इस तालिका के अंतर्गत पांच जगत वर्गीकरण हुआ, जिसके अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु जगत का वर्गीकरण किया गया। इन सब में यह बताया गया है, जिसे आप कॉपी में ड्रा कर लेंगे, कि इनका कोशिकीय का संगठन एवं प्रकार कैसा था। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक थे, प्रमुख कोशिकांग इनमें अनुपस्थित होते थे। मोनेरा के अंतर्गत इनमें चलन संहिता कोशाभों द्वारा था, इनकी पोषण प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण द्वारा होती थी। यह अलैंगिक जनन द्वारा अपना विखंडन करते थे और इनका एग्जाम्पल में बैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल रखे गए। प्रोटिस्टा के अंतर्गत यह एक कोशिकीय होते थे, जिसका भी आपने चर्चा किया है, यह उसी से संबंधित है, इसे भी आप कॉपी में ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट, यदि हम चर्चा करें व्हिटेकर के पांच जगत वर्गीकरण की त्रुटियां। यदि पांच जगत प्रणाली को स्थापित करने में ही व्हिटेकर को काफ़ी सराहना मिली थी, किंतु बातों के लिए कुछ त्रुटियों का ज्ञान होना भी निम्नवत हुआ। इस प्रणाली में वर्गीकृत जीवों के जातिवृत्तीय संबंधों की जानकारी नहीं होती है। नेक्स्ट, सभी शैवाल तीन जगतों में वर्गीकृत किए गए, जैसे जगत मोनेरा में नीले हरे शैवाल रखे गए, जगत प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय शैवाल रखे गए एवं जगत प्लांटी में बहुकोशिकीय शैवाल रखे गए। थर्ड, यदि हम जगत मोनेरा व जगत प्रोटिस्टा में सम्मिलित जीवों में अनेक विभिन्नताएं होती हैं, जैसे भित्ति युक्त व भित्ति विहीन जीव, प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीव आदि।
नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण के गुण। 5 जगत पद्धति प्राकृतिक रूप से प्रारंभिक जीवों, पादपों व जंतुओं के विकास को दर्शाती है। विटेकर ने क्लेमाइडोमोनास आप जानते हैं, क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा सबसे छोटा सूक्ष्म जीव है या पादप है जो चल सकता है। तो विटेकर ने क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एवं अवपंक आदि एक कोशिकीय मध्यवर्ती स्वरूपों को अपार जैविक विविधता के होते हुए भी एक पृथक जगत प्रोटिस्टा के विभिन्न प्रकार के जीवों को एक ही समूह में वर्गीकृत किया। जगत मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया जिनकी संरचना एवं जनन में अन्य जीवों में भिन्नता होती है। नेक्स्ट, शरीर क्रियात्मक एवं जैव रासायनिक लक्षणों में कवक एवं अन्य सभी पादपों पौधों से भिन्नता दर्शाते हैं, इसीलिए व्हिटेकर ने कवकों को पृथक जगत फंजाई में वर्गीकृत किया। नेक्स्ट, कोशिका संरचना एवं कोशिकीय संगठन की जटिलता एवं पोषण विधि पर 5 जगत पद्धति आधारित है। सर्वप्रथम यह लक्षण जीवों में विकसित हुए जो वर्तमान समय में स्पष्ट दर्शित होते हैं। यदि हम जगत मोनेरा की बात करें, जगत मोनेरा के अधिकांश जीव अत्यंत सरल, सूक्ष्मदर्शी एवं सर्वव्यापी समकेंद्रकीय होते हैं। ये पर्णरहित कोशिका युक्त भी होते हैं। सबसे पहले एबरकॉम्बी के मतानुसार प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए समूह जीवाणु कहलाते हैं, अतः जगत मोनेरा को प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं। जगत मोनेरा के कुछ सदस्य स्वपोषी होते हैं, अर्थात वह अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, जैसे रसायन स्वपोषी या प्रकाश स्वपोषी। अन्य जीव अपना भोजन बाह्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। जगत मोनेरा में जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल व आर्कियोबैक्टीरिया सम्मिलित हैं। यदि जीवाणु कोशिका की संरचना के विषय में हम चर्चा करें, जीवाणु जैसा कि आप सभी जानते हैं अनेक अवयव जीवाणु कोशिका में होते हैं। कुछ अवयव कोशिका भित्ति के बाहर तथा कुछ अन्य कोशिका भित्ति के अंदर उपस्थित होते हैं। जीवाणु कोशिका एक कोशिकीय अत्यंत सरल सूक्ष्मदर्शी एवं प्रोकैरियोटिक होती है। जीवाणु कोशिका की बाहरी भी थी, अर्थात कोशिका भित्ति सुस्पष्ट स्लाइम से या कैप्सूल सदृश संरचना से ढकी रहती है। जीवाणु कोशिका का विस्तृत अध्ययन नवीन स्टेनिंग तकनीकों का उपयोग करने के पश्चात किया जाता है। स्टेनिंग अर्थात कलर प्रोसेस। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल दिखाया गया है, जिसे आप कॉपी में ड्रा भी कर लेंगे। इसके अंतर्गत दिखाया गया है कि इसके अंतर्गत 2 फ्लैजला दिखाए गए हैं। यह फ्लैजला जिनके लिए यह मोटाइल होता है, इनके अंतर्गत कुछ राइबोसोम होते हैं। इनमें उपस्थित राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। इनमें डीएनए जो होता है वो कॉइल्ड रूप में भी पाया जाता है, अर्थात यह धागेनुमा संरचना होती है। एवं इनका डीएनए एक ऐसी अवस्था में पाया जाता है जो प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। इनके ऊपर एक सबसे बाहर साइटोप्लाज्मिक की लेयर होती है, उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर्स होती है और कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम पिलाई भी कहते हैं। सबसे बाहर की वाल को कैप्सूल कहते हैं। एवं उससे बाहर एक वाल होती है जो इसको प्रोटेक्ट करके रखती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया केंद्रक समान एवं अन्य प्रमुख लक्षणों में जीवाणु के समान ही होते हैं। सामान्यतः ये सरल पादप के अंतर्गत वर्गीकृत होते हैं और इन्हें नीले हरे शैवाल कहा जाता है। इनमें नील हरित वर्णक फाइकोसाइनिन पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में लवक का पूर्ण अभाव होता है, किंतु थैलाकॉइड छितरे हुए पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया के प्रमुख लक्षण। साइनोबैक्टीरिया अर्थात मुख्यतः अलवण जल में पाए जाते हैं, किंतु कुछ जातियां इनकी समुद्र में भी उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड्स द्वारा निर्मित होती है। कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। कोशिका में लवण एवं पाइरिनॉइड का अभाव होता है। कोशिका द्रव्य में केवल थाइलाकॉइड बिखरे रहते हैं। कोशिका के मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए व बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जैंथोनिन, मिक्सोजैंथोफिल, ऑस्ट्रोजैंथीन आदि होते हैं। इन्हें सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन या एलोफाइकोसाइनिन आदि प्रमुख उपलब्ध फाइकोबिलिन या बाइलोप्रोटीन हैं। कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन या साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल तथा साइनोफाइसिन संचित भोजन के रूप में मिलते हैं। कोशिका में कशाभिकाएं जीवन चक्र की किसी भी अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, केवल जनन कायिक एवं अलैंगिक होता है। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया की, तो सबसे आप देख सकते हैं इसके सबसे अंदर डीएनए है और सबसे बाहर की वाल को सेल वॉल कहते हैं। इनके अंतर्गत कुछ राइबोसोम पाए जाते हैं तथा प्रोटीन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। इनका डीएनए सेलुलर डीएनए होता है और इनमें फोटोसिंथेटिक लैमेला होते हैं जिनके द्वारा यह
प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें जगत प्रोटिस्टा की, तो जगत प्रोटिस्टा का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। जगत प्रोटिस्टा ग्रीक शब्द प्रोटिस्टोस अर्थात प्राथमिक से बना हुआ है। इस जगत के अंतर्गत पृथ्वी के प्रथम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया। ये जंतु या पादप स्वपोषी अथवा परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं। यह न्यूनतम प्राकृतिक समूह है जो अति विवादास्पद समूह के रूप में जाना जाता रहा है अब तक। इसीलिए इस जगत को वर्गीकरण का कूड़ेदान भी कहते हैं। किसी भी दृष्टि से यह समूह मोनेरा से अधिक विकसित भी माना गया है। किंतु यह क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि वर्गीकरण का कूड़ेदान किस जगत को कहा जाता है। तो वर्गीकरण का कूड़ेदान जगत प्रोटिस्टा को कहा जाता है। जगत प्रोटिस्टा का यदि हम वर्गीकरण करें तो जगत प्रोटिस्टा को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा, जैसे डाइनोफ्लाजेलेट्स, स्राइकोफाइट्स, यूग्लिनोइड एंड स्लाइमोड्स। प्रोटोजोआ प्रोटिस्ट के कुछ जीव जैसे अमीबा। संघ प्रोटोजोआ की खोज सर्वप्रथम रोजेनहाफ्स ने 1755 में की थी और इसका नाम लघु प्रोटियस दिया था। तत्पश्चात इसका विधिवत अध्ययन सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने 1977 ईस्वी द्वारा सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के पश्चात किया था। न्यूनतम कोटि के प्रथम जंतु को प्रोटोजोआ शब्द से अलंकृत गोल्डफस ने 1817 ईस्वी में किया था और प्रोटोजोआ का अध्ययन जंतु विज्ञान की प्रोटोजोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ अमीबा। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन यदि हम अमीबा के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे डोमेन यूकैरियोटा, फाइलम अमीबोजोआ, क्लास ट्यूबिलिना, ऑर्डर यूमोवेडिया एंड फैमिली एमोवेडी एंड जीनस अमीबा के अंतर्गत रखा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा की बात करें, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, अमीबा का स्ट्रक्चर कंप्लीट डेवलप नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसकी संरचना निश्चित नहीं होती है या जहाँ भी पहुँचता है उसके आकार का हो लेता है। इसमें कुछ इसके अंतर्गत इसके बाहर के जो इसके अंदर प्लाज्म होता है उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं, तथा बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास या मेम्ब्रेन के पास प्लाज्म भरा रहता है उसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं। इसका न्यूक्लियस सेंटर में स्थित होता है और तथा इसके अंतर्गत छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कूटपाद या स्यूडोपोडिया के अंतर्गत इनमें आते हैं, तथा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंतर्गत यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तथा यह जब भोजन का अवशोषण कर लेते हैं तत्पश्चात इन्हें कूटपाद के माध्यम से ही साइटोपाइज नामक छिद्र के द्वारा इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें यूग्लिना की, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ यूग्लिना। फाइलम यूग्लोनोजोआ, क्लास यूग्लिनिडिया, ऑर्डर यूग्लिनिडा, फैमिली यूग्लिनिएसी और जीनस यूग्लिना के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यदि स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना की बात करें तो इसमें सबसे बाहर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसे फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला के नीचे एक स्टिग्मा होता है जिसे हम आई स्पॉट भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत एक रिजर्वायर होता है। यह मुख्यतः जब चलने में हेल्प करता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषी होता है तथा यह रिजर्वायर इन्हें प्रकाश संश्लेषण की तरफ ले जाने में सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत बीच में एक सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंतर्गत एक बहुत छोटा सा छिद्र उपस्थित होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं यह प्रकाश संश्लेषण में अति महत्वपूर्ण होता है। इसके बाहर की वाल को हम पेलिकल कहते हैं और इसके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जिनके माध्यम से भी जब यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के द्वारा इनमें भोजन शरीर के बाहर से अंदर आता है तथा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से ही उनमें उपस्थित अवशेष को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें पैरामीशियम की, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीशियम की यदि हम बात करें तो किंगडम क्रोमिस्टा, इंफ्रा किंगडम एल्वियोलाटा, फाइलम सीलियोफोरा, क्लास ओलिगोमाइकोफोरा, ऑर्डर पेनिसेलुडा और फैमिली पैरामीसिडी, जीनस पैरामीशियम के अंतर्गत रखा गया है। यह 1773 में म्यूलर के द्वारा क्लासिफाइड किया गया था। नेक्स्ट यदि हम बात करें विषाणु या वायरस की, विषाणु अकिस्कीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर पाते हैं। अर्थात आप सभी इस समय कोरोना वायरस के विषय में चर्चित सुन रहे हैं कि यह स्वयं हमारे पास नहीं आता है तथा यदि यह मनुष्य के शरीर पर न पहुँचे तो यह कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायरस जो होते हैं वह जब सजीव कोशिका के संपर्क में आती हैं तभी वृद्धि करना स्टार्ट करते हैं।
यह हमें बीमार करने में सक्षम होते हैं। विषाणु का अर्थ, विषाणु शब्द का अर्थ वायरस, विषाणु या अंग्रेजी शब्द वायरस का शाब्दिक अर्थ विष होता है। सर्वप्रथम 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पता लगाया कि चेचक विषाणु के कारण होता है। उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार भी किया था। इसके बाद एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में मोज़ेक वायरस एक विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा होता है। रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने या दमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू में होने वाले मोज़ेक रोग का अध्ययन करके विषाणु के अस्तित्व का पता लगाया। विषाणु हमारे लिए लाभप्रद तथा हानिकारक दोनों होते हैं। जीवाणुभोजी या विषाणुभोजी जीवाणुभोजी विषाणु एक लाभप्रद विषाणु है। यह हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा मानव के रोगों से रक्षा भी करता है। कुछ विषाणु ये पौधे या जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं एवं हानिप्रद होते हैं, जैसे HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस और इस समय जो फैला हुआ है कोरोना वायरस। नेक्स्ट नोट, वायरस के अध्ययन के लिए विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता है। मतलब जिस शाखा के विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत वायरसों का अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहते हैं। यदि हम वायरस की संरचना पर देखें तो यहाँ पर आया हुआ कि सर्वप्रथम वायरस की संरचना का अध्ययन बाउडन तथा डार्लिंगटन ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया था। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए दिखाया गया है। इनमें आप देख सकते हैं कि इनमें कुछ स्पाइक्स होते हैं तथा कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं जो चलने में सहायता करती हैं। इसके अलावा कुछ टेल फाइबर्स होते हैं, यह भी मूवमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर हेल्प करते हैं। इनके पूरे बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, हेड, नेक एंड ट्रंक या होल बॉडी। हम कह सकते हैं जो हेड होता है उनमें इनका DNA उपस्थित होता है, जिनके माध्यम से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं। इनमें नेक के पार्ट को कॉलर भी कहते हैं और कॉलर के नीचे के भाग को शीथ कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वायरस की प्रमुख विशेषताएं, वायरस में निर्जीव व सजीव दोनों के गुण मिलते हैं। वायरस की निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं, जैसे अतिसूक्ष्म संरचना, केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनका अध्ययन संभव होता है। पोर्सिलीन की छलनी से भी छनकर निकल जाते हैं। अस्पष्ट कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। जीवद्रव्य का अभाव, केवल DNA पर प्रोटीन खोल निर्मित होता है। सजीव कोशिका के संपर्क में आने पर ही जनन संभव होता है। अधिक समय तक पूरी गुणवत्ता के साथ इनको क्रिस्टलाइज अवस्था में रखना संभव होता है। वायरस में विभाजन आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति के रूप में होता है। अन्य जीवों की भांति कोशिका विभाजन इनमें नहीं होता है। वायरस का केवल जीवित पोषद भाग ही कोशिका संवर्धन करता है। वायरस में आनुवांशिक पदार्थ की पुनरावृत्ति होती है। वायरस में प्रतिजन गुण होते हैं तथा वायरस का आनुवांशिक पदार्थ DNA या RNA दोनों प्रकार का होता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट आए हुए हैं, जैसे वायरसों का सजीवों के साथ लक्षण एवं वायरसों का निर्जीवों के साथ लक्षण। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप नोट करेंगे। वायरस का सजीवों के साथ लक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भी जनन करता है, ठीक है। और निर्जीवों के साथ लक्षण करने का मतलब इसका यह जो उपस्थित होता है इसके शरीर को हम कोशिका भी नहीं कहते हैं, इसीलिए इसको हम निर्जीव के अंतर्गत रहते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है कि वायरस को सजीव तथा निर्जीव के बीच के कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, अर्थात इन्हें संयोजक कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप, ये सारे पॉइंट आप नोट करेंगे, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें वायरॉइड्स की, सन 1971 में सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक थियोडोर डाइनर एवं रेमर ने वायरॉइड्स का पता लगाया। इन्होंने वायरस से भी सूक्ष्म संक्रामक कारकों को वायरॉइड्स कहा। नेक्स्ट लाइकेन। लाइकेन, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइकेन कवक तथा शैवाल के संयोग से प्राप्त होता है, अर्थात लाइकेन या शैवाल जटिल एवं द्विप्रकृति वाले पौधों का प्रमुख वर्ग है। लाइकेन की रचना भिन्न पौधे, शैवाल तथा कवक सम्मिलित होते हैं। लाइकेन शैवालीय घटक को शैवालांश तथा कवक घटक को कवकांश कहते हैं। शैवाल घटक के स्थान पर साइनोस जीवाणु उपस्थित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं इनमें उपस्थित कवक इनको सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स आए हुए हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ लाइकेन्स। यहाँ पर आया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेन्स। जैसे सबसे पहले आया हुआ है लेप्रोज, दूसरा है क्रस्टोज एंड थर्ड वन इज द फोलियोज और चौथा स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का आया हुआ है। यह सभी हमारे
लाइकेंस हैं। नेक्स्ट, इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हुए हैं जिन्हें भी आप नोट कर लेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। एंटोनी वान लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक तथा रॉबर्ट कोच को आधुनिक सूक्ष्म जैव का जनक कहा जाता है। सबसे छोटा जीवाणु डायस्टिर न्यूमोनोसिंट्स है तथा सबसे बड़ा जीवाणु एपुलोपिस फिसेलसोनी है। रोडोस्पाइरलिस एक प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। नेक्स्ट, अभी आप लोगों के लिए हम कवक के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी वीडियो में बता रहे हैं। नेक्स्ट, यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले आ गया है, आप सभी ध्यान से लैक्टोबैसिलस केसी तथा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के द्वारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध से दही बनाया जा सकता है। फ्रेंकिया तंतुवत नाइट्रोजन स्त्री कारक जीवाणु है जो केजुराइना हर्क्यू सेप्टिफोलिया की जड़ों पर सहजीवी हैं। जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक झिल्ली से गिरे कोशिकांग तथा लैंगिक प्रजनन का अभाव होता है। ट्रांसडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु का उपयोग वाहक के रूप में एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका तक डीएनए स्थानांतरण में किया जाता है। नाइट्रीफाइंग जीवाणु जैसे नाइट्रोसोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर अपने अपने कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण कुछ अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को कीमोसिंथेसिस कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की खोज सर्वप्रथम ग्रिफिथ द्वारा प्रथम बार डिप्लोकोकस निमोनी ने की गई, परंतु बाद में ओटी ओबरी, सीएम मैक्लियाड एवं मैककार्टी 1944 द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन विस्तृत रूप से किया गया। इशर्चिया कोलाई के रासायनिक संगठन के अनुसार इसमें 70% जल, 15% प्रोटीन, 6% आरएनए, 1% डीएनए व 2% लिपिड तथा 3% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इंसुलिन पहला हार्मोन है जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी जीवाणु के द्वारा प्राप्त होता है। विटामिन बी के संश्लेषण हेतु क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम का उपयोग किया जाता है। प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अमीबा की खोज रोजेनहाफ ने 1755 में की थी। नेक्स्ट, ग्लाउकोमा सबसे अधिक तेजी से प्रजनन करने वाला प्रोटोजोआ है। यह 24 घंटे में 6 पीढ़ियां उत्पन्न कर देता है। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, पैरामीशियम होलोट्राइकस सीलिएटम प्रोटोजोआ है। यह 1752 में हिल के द्वारा खोजा गया था। सन 1827 में म्यूकोलोच में मलेरिया शब्द दिया था। लेवरान ने 1880 ने खोज की कि मलेरिया प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, एंट अमीबा हिस्टोलिका की खोज 1859 में लैम्बुअल द्वारा तथा इसकी रोगजनकता की खोज लॉस द्वारा 1875 में की गई। एंट अमीबा जिंजेवेलिस मनुष्य के मुख में दांतों और मसूड़ों का परजीवी है। यह पायरिया ग्रस्त व्यक्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट, प्रोटी स्पोरंजिया एवं स्वच्छ जलीय कॉलोनियल या समूहबद्ध स्वतंत्र जीवी फ्लैजिलेट हैं। यह संघ प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की संयोजक कड़ी हैं। पैरामीशियम में 2 प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं जिनमें से एक बड़ा गुरु केंद्रक तथा एक लघु केंद्रक या माइक्रोन्यूक्लियस होता है। अर्थात पैरामीशियम कार्डेटम में केंद्रकीय द्विरूपता भी पाई जाती है। स्पोरोजोइट मलेरिया परजीवी का वह संक्रामक अवस्था है जो मानव शरीर में प्रवेश करती है। यदि हमने इस वीडियो के माध्यम से कवक की चर्चा नहीं की, हम आप लोगों को कवक के विषय में कुछ बताना चाहते हैं, आप इसे भी नोट करेंगे। कवक एक कोशिकीय पादप होते हैं जैसे ईस्ट, कवक तंतु या कवक सूत्र आदि। कवकों के प्रमुख लक्षण: कवक क्लोरोफिल रहित, संवहन ऊतक रहित, बीजाणुधारी यूकैरियोटिक जीव हैं। कवक अनेक प्रकार के परिपोषित पौधों का समूह है जो निम्नवत 3 श्रेणियों में विभक्त किए जाते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक कवक सेलुलोज होता है जिसे काइटिन कहते हैं। कवक तंतु का एक जाल सा निर्मित करते हैं जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं। यदि हम
कवकों के वर्गीकरण की बात करें तो कवकों को मुख्यतः 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले वर्ग फाइकोमाइसिटीज, वर्ग एस्कोमाइसिटीज, वर्ग वेसिडियोमाइसिटीज, वर्ग ड्यूटोरोमाइसिटीज। हम लोग इसकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।